नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री के पिछले वीडियो तक हमने मगध के प्रारंभिक वंशों के इतिहास तथा फिर भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों जिसमें ईरानी आक्रमण तथा यूनानी आक्रमण के बारे में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा। वनडे एग्जाम्स में इन टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन टॉपिक्स को हमने देखा। आज के इस वीडियो से हम मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। मौर्य साम्राज्य केवल मगध क्षेत्र में ही नहीं बल्कि इसने भारत का एकीकरण किया तथा एक बड़े हिस्से को अपने साम्राज्य क्षेत्र में शामिल किया और अपना एक छत्र शासन स्थापित किया। मौर्य साम्राज्य के इस पहले वीडियो में हम मौर्य वंश की जानकारी के विभिन्न स्रोत जैसे साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत तथा विदेशी यात्रियों के विवरण के साथ मौर्य वंश की स्थापना और फिर मौर्य वंश के प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। सबसे पहले हम मौर्य वंश से संबंधित जानकारी के विभिन्न स्रोतों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले साहित्यिक स्रोतों में ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर तथा क्षेमेंद्र द्वारा रचित बृहद कथा मंजरी से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसके साथ ही बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश, दिव्यावदान इत्यादि ग्रंथों से मौर्य शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है तथा जैन ग्रंथ में भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र तथा हेमचंद्र द्वारा परिशिष्ट पर्वन में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों के विवरण में मेगास्थनीज जो कि एक यूनानी यात्री था उसके द्वारा रचित पुस्तक इंडिका में मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके साथ ही विदेशी लेखकों में स्ट्रैबो, कार्टियस, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, निरियाकस और स्टोब्यूलस इत्यादि अपनी पुस्तकों में मौर्य साम्राज्य का भी वर्णन किया है। पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के अभिलेख जो कि 40 से भी अधिक अभिलेख भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं उससे जानकारी मिलती है तथा भवन, स्तूप, गुफा, मृदभांड जो कि काले पॉलिश वाले मृदभांड थे। इसके साथ ही जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अब आइए मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में देखते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में नंद वंश के शासक धनानंद का शासन था। साक्ष्यों से पता चलता है कि धनानंद एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिलकर इसी नंद वंशीय शासक धनानंद को पराजित कर मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य, जिन्हें कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे जिनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया था। मौर्य वंश के साम्राज्य क्षेत्र में अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक, कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक का क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मौर्य साम्राज्य ने भारत का एकीकरण किया। इसने केंद्रीयकृत प्रशासन व्यवस्था स्थापित किया जिससे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। आइए अब चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध ग्रंथों तथा जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय कुल के थे, परंतु मुद्रा राक्षस और पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य को विभिन्न यूनानी इतिहासकारों ने विभिन्न नामों से संबोधित किया है। जस्टिस और स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा और तथा एपियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस से संबोधित किया। और इन्होंने ये जो संबोधित किया है इसकी पहचान, इनके नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में सर विलियम जोन्स ने की थी 1793 ईस्वी में। सर विलियम जोन्स ने ही बताया कि इन्होंने जो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस नाम दिया है वह व्यक्ति कोई और नहीं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा गया है।
सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ 305 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार गया, जिससे एक संधि की गई। इस संधि में निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लिए और उसके बदले निकेटर ने तक्षशिला के 4 प्रांत हेरात, कंधार, बलूचिस्तान तथा काबुल के क्षेत्रों चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया और साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक दार्शनिक मेगास्थनीस को भेजा और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी उससे करवाया। जस्टिन प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित करने के लिए सिकंदर से सहायता मांगी थी, परंतु सिकंदर ने मना कर दिया था। बाद में चंद्रगुप्त के पास खुद एक विशाल सेना, जिसमें लगभग 6 लाख सैनिक थे, उसकी मदद से लगभग पूरे भारत देश को इसने जीत लिया। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया और भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। 298 ईसा पूर्व में वह भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए और वहीं संलेखन या संथरा विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे। जैन धर्म के संलेखन विधि में भूखे प्यासे ध्यान की अवस्था में रहकर मृत्यु का इंतजार किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात यानी शत्रु विनाशक भी कहा गया है। वायु पुराण में भद्रसार या वारिसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन भी बिंदुसार को कहा गया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय जिसकी स्थापना मक्खली गोशाल ने किया था। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के बादशाह एंटियोकस प्रथम से अंगूर की शराब, सूखे अंजीर तथा एक दार्शनिक की मांग की थी, लेकिन सीरियाई सम्राट ने 2 चीज़ें अंगूरी शराब तथा सूखे अंजीर भिजवा दिया, परंतु दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। जबकि स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा, जिसे मेगास्थनीस का उत्तराधिकारी माना जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में ही तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा, लेकिन वह असफल रहा। फिर उसने अशोक को भेजा, जिसने विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। दिव्यावदान ग्रंथ में बिंदुसार का वर्णन मिलता है। बिंदुसार और सुभद्रांगी का पुत्र अशोक था। दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक गद्दी पर बैठा, लेकिन इसके लिए उसे अपने 99 भाइयों के साथ उत्तराधिकार युद्ध लड़ना पड़ा। दिव्यावदान ग्रंथ में ये जानकारी दी गई है। सम्राट अशोक 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। अशोक 273 ईसा पूर्व में ही मगध का राजा बना, परंतु लगभग 4 वर्ष के बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ। मगध का राजा बनने से पहले वह अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम वर्णित है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अशोक का नाम अशोक कहाँ वर्णित है, तो यह मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम वर्णित है। अशोक के अन्य नामों में देवनाम प्रिय, अशोकवर्धन भी मिलता है। पुराणों में अशोकवर्धन नाम का उल्लेख किया गया है। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर युद्ध किया। कलिंग की राजधानी उस समय तोसली थी। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने अशोक के दरबार में डायनोसिस नामक राजदूत को भेजा था। अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उपगुप्त अशोक के बड़े भाई सुसीम का पुत्र था। चाणक्य के बाद बिंदुसार के प्रधानमंत्री राधागुप्त थे, जिसकी मदद से अशोक ने उत्तराधिकार युद्ध जीता था। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने ही की थी। अशोक ने नेपाल को भी जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। दोस्तों, ये थे मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासकों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, अगले वीडियो में हम मौर्य प्रशासन में मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, मौर्य अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे।
दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।